कोई भी विद्या हो, कोई भी विषय हो, कोई साधना हो, अभ्यास हो, व्यवहार में लाने के बाद, अनुभव में आने के बाद जब हम बात कहते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है और उसमें कुछ असर भी होता है। अक्सर हम सुनी सुनाई बातों पर बहस करने लगते हैं या उस पर ही अपना कोई निर्णय कर बैठते हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुभवी मार्गदर्शन में अभ्यास किया हो, तब कुछ हमारे अनुभव में आया हो, या हमने प्रामाणिक साहित्य का अध्ययन किया हो, ग्रंथों का अध्ययन किया हो, तब किसी चिंतन के बिंदु के ऊपर आकर के हम अटक गए हों, जिज्ञासा हो, तो फिर चर्चा होनी चाहिए, तो समाधान भी मिलते हैं। आज ये चीज़ देखने में आ रही है कि हम सिर्फ मुखमस्तु वक्तव्यम, यानी इसलिए हम बोल लेते हैं कि हम हैं तो हमें भी कुछ कहना चाहिए। कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह हम कुछ कहें ही। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनसे मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, तो वहाँ पर मुझे शांत होकर के सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत इसके कि मैं कोई अपना ओपिनियन वहाँ पर देने लगूँ। फिर भी साधकों की तरफ से जब जिज्ञासा आती है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो उस बारे में विचार रहे हैं। जो उनको जानकारी मिल रही है वो उसका सत्यापन करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा ही है। और इस भाव से जब जिज्ञासा आती है तो मन करता है कि उसकी बात ज़रूर सुनी जाए और उसके बारे में कुछ अपना जो जानकारी है वो देनी भी चाहिए। एक साधक ने बहुत अच्छे से जिज्ञासा की कि मैंने ऐसा सुना है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा सुना है कि योग तो एनलाइटनमेंट के लिए है। इसका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और इससे किसी स्वास्थ्य की समस्या का निदान किया भी नहीं जा सकता। क्या ये सही है? मैं उनकी बात को सुन करके इसी निर्णय पर पहुंचा कि अभ्यास में लाइए और अपने आप उसको अपना करके देखिए। क्योंकि स्वास्थ्य से अगर योग का कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि योग का दायरा, योग का आसमान इतना बड़ा है कि वो स्वास्थ्य की पराकाष्ठा तक और समस्या की गहराई तक पकड़ देने की विशेषता रखता है। यानी स्वास्थ्य को अगर हम केवल शरीर की सेहत समझते हैं तो उसका वहाँ भी सीधा सीधा संबंध है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, तो ये उसका अधूरा मूल्यांकन है, या कहें कि योग की महिमा इससे घट जाती है। योग सुंदरता देता है। अब सुंदरता को पहले जानें कि सुंदरता होती क्या है, तब पता चलेगा कि हमें योग कौन सी सुंदरता देता है। कॉस्मेटिक्स से काले आदमी को हम गोरा बना लेते हैं, झुर्री पड़े हुए बुढ़ापे के शरीर को हम कॉस्मेटिक से मेकअप करके यंग दिखा देते हैं, लेकिन ना वो गोरा होता है ना वो जवान होता है। ये एक क्षणिक भ्रम पैदा करने का तरीका है। लेकिन योग अगर सौंदर्य भी देता है तो स्थायी देता है, परिवर्तन देता है तो वो जिस दिशा में आप लेना चाहते हैं उसको स्थायी देता है, और आरोग्य देता है। लेकिन ये उससे भी बड़ा, यानी तन के साथ साथ मन, बुद्धि और हमारा अहंकार, हमारा अस्तित्व, उस तक को वो मजबूत करता है। और फिर अपने स्वरूप का भान करा करके जो सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है, इससे आगे जो अदृश्य है उस स्वरूप तक हमको पहुंचाता है। और इसीलिए कहते हैं कि स्वरूपानंद वाप्तिश्च।
यानी जो हमारा आनंदमय स्वरूप है और चिर आनंदमय स्वरूप है, मानी स्थायी रूप से हम आनंद में ही रहें, उसको प्राप्त करा देता है। योग का इस रूप में अगर व्याख्या करते हैं कि योग सिर्फ स्वास्थ्य देने वाला नहीं है तो ठीक है, लेकिन योग स्वास्थ्य देने वाला नहीं है, ये गलत है। जिस समय हम रोगी भी हैं, जिस समय हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस समय एक पेशेंट सिंक कर रहा है, उस समय भी अगर उसकी मन स्थिति को बदल दिया जाए तो उसके रोग घट जाते हैं और उसकी जीवनी शक्ति की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और उसका स्वरूप बदल गया है, शक्ल बदल गई है, उसकी भाव भंगिमाएं बदल गई हैं, उसके शरीर में उस अपराध की वजह से जो रोग पैदा होने चाहिए वो हो गए हैं, नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई है, भय उसके अंदर आ गया है, अस्थिरता उसके अंदर आ गई है, उससे जो शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं उन तक को योग ठीक कर सकता है। लेकिन उतने के बावजूद भी एक योग साधक होने के नाते और अधिकार पूर्वक मैं कह सकता हूं कि योग को छोटी सीमा में बांधने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये विद्या का अधूरापन है। अगर हम ये सोचें कि ऊर्जा यानी बिजली सिर्फ एसी चलाती है, एसी तो चलाती है, लेकिन सिर्फ एसी चलाती है वो गलत है। वो तो ट्रेन भी चलाती है, वो तो ब्लोअर भी चलाती है, वो तो पेस मेकर लगा करके हमारे मृत प्राय होते हुए हार्ट को भी चला देती है। ऊर्जा का उपयोग करना आना चाहिए। ऐसे योग केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं देता, समग्र स्वास्थ्य देता है। और जब हम योग की दिनचर्या, योग के नियम, योग के 8 अंगों का अभ्यास करते हुए अपने तन को श्रेष्ठतम रूप में सुंदर स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को संयत रखते हुए, अपनी बुद्धि को प्रखर रखते हुए योग की पराकाष्ठा तक यानी जीवन की चरम सीमा तक भी पहुंचते हैं, उम्र में भी आगे बढ़ जाते हैं, अभ्यास में भी गहरा जाते हैं, तब एक स्थिति ऐसी आती है कि हमको आसन, प्राणायाम और ध्यान के लिए अलग से बैठने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम योगमय हो जाते हैं और केवल मन की जो शक्तियाँ हैं वो इतनी संयत हो जाती हैं कि उनके माध्यम से, अपने ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से जो काम पहले हम शरीर को हिला डुला करके करते थे वो केवल ध्यान को फोकस करके भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि योग के सीमाओं को जानना चाहिए, योग की पद्धतियों को जानना चाहिए और जो जो चीज़ें अनुभव में आती हैं उनके ऊपर हमें ओपिनियन भी बनाना चाहिए और उनके ऊपर अधिकार पूर्वक सुपात्रों के साथ चर्चा भी करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो के साथ बस जरा 2 चीज़ पूछनी थी आपसे। अब क्यों तो वो पूछ रहा है और क्यों हम उसको बताएं? क्या वो सुपात्र हैं? क्या उसे सचमुच जिज्ञासा है या सिर्फ अपने जीवन का समय और हमारा भी समय खराब करने के लिए वो कर रहे हैं? तो इसलिए अनर्गल वार्ता में या अनर्गल सुनी हुई बात पर विश्वास करना ये साधक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये मार्ग हमें कहीं पहुंचाएगा नहीं। हमें अगर कहीं पहुंचाएगा यानी हमें गंतव्य तक पहुंचाएगा तो हमारा ज्ञान पहुंचाएगा, उसके बाद उसको अनुभव में लाना पहुंचाएगा और अनुभव के बाद अनुभूति के धरातल तक जाना पहुंचाएगा। योग समस्त व्याधियों का इलाज है, योग समस्त दुखों का इलाज है, योग समस्त समस्याओं का इलाज है, योग सौंदर्य देने वाला है, योग आनंद देने वाला है और परम आनंद भी देने वाला है।